अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 11 अक्टूबर 2024 जुम्मे का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी डेवलप कर रहा है। जिसे कहते हैं ना, अभी ये दिन जवान है, लेकिन इस अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पख्तून जिरगा हो रहा है, उसी जगह हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं, वो उस जिरगे में आज शिरकत करेंगे और ये 3 दिन 2 या 3 दिन का ये जरगा जो है होगा। ये मंजूर पश्तीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब से चंद घंटे पहले, खाली मंजूर पश्तीन की नहीं है, ये पख्तून कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके ऊपर मज़ीद मैं कमेंट करूँगा। लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन के दरमियान। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको मंजूर पश्तीन एक मजबूत, पुरएतमाद, फर्म बट पोलाइट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्म बट पोलाइट लीडर की हैसियत से आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं नो नॉनसेंस, जिसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं मजबूती से उस चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर खासे डिफेंसिव नजर आते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से गुज़िश्ता दिन कैबिनेट की मीटिंग में जिस किस्म का और जो उनका जरगा हुआ था, ग्रैंड जरगा, उसके मुकाबले में, पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पुरएतमाद नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, मच विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, कि अली अमीन गंडापुर इतनी हिम्मत कर सकेंगे। उन्होंने 2 दफ़ा उस डिस्कशन में ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो इंटरफेरेंस की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, ये उनका एक जुल्म था, ये उनको इस किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करनी चाहिए थी। और ये मेरा सूबा है और मैंने फिर उनको कहा कि मुझे इस मामले को रिजॉल्व करने दें। मैं आपको मंजूर पश्तीन के और अली अमीन गंडापुर दोनों के शॉर्ट्स, जिसको कहते हैं साउंड ऑन टेप, वो छोटे छोटे सुनाऊंगा। लेकिन 1-2 चीज़ें पहले आपको और ओवरव्यू के तौर पर बता दूं कि आज ही के दिन में प्रोग्रेस होनी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से नौरीन नियाज़ी, उनकी बहन की मुलाकात के हवाले से, जब सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वहाँ के चीफ जस्टिस जनाब मियाँ आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके सामने ये केस रखेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज इस हवाले से कुछ ना कुछ किस्म की पेशरफ्त जो है वो डेफिनेटली तौर पे होगी। और सलमान अकरम राजा की जो लीगल स्किल्स हैं, दे आर सेकंड टू नन, तो उसमें भी हम पेशरफ्त देखते हैं। अच्छा, एक तरफ आप देखते हैं कि मंजूर पश्तीन और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में जो एक डायनामिक्स आप देख रहे हैं, जिसकी सिग्निफिकेंस पर मैं अभी आऊँगा, साथ ही जहन में रखें कि गुज़श्ता 12-14 घंटों के अंदर जो दिन गुजरा है, उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो पंजाब हाउस जाते हैं एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके, जिनमें उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, उनके साथ मुर्तज़ा अब्बासी साहब भी हैं, और वहाँ जाके मुलाकात करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनके साथ अपना एक पूरा डेलीगेशन है। और दोनों मिलकर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पे दोनों जमातों का इत्तफाक हो गया है कि बहुत जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा, लेकिन कोई टाइमलाइन जो है वो नहीं है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। और फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं, वो जब अदालत के बाहर खड़े होकर बात करती हैं अलीमा के हवाले से, उज़्मा के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, वो भी मैं टुकड़ा भी आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं कमेंट भी करूंगा। लेकिन अब एक एक करके इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं और आपको याद करवाऊंगा, अभी तक आपने अगर इस न्यूज़ चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ब्लू आइकन के ऊपर क्लिक करें, इसकी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, इसको शेयर करें और आखिर तक देखने की कोशिश करें। इट रियली हेल्प्स चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की जो मुख्तलिफ किस्म की चालाकियाँ हैं, उनका मुकाबला करने में इससे मदद मिलती है। अभी चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं पख्तूनों के जिरगे से, जो आज इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ उसका आगाज़ बस समझे कि हो चुका है जमरोद के मुकाम के अंदर, खैबर डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये वो जरगा है जिसकी तशहीर जो है और जिसकी तैयारियाँ जो हैं वो गुज़श्ता कई हफ्तों से हो रही थी, और इसके बारे में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता था। खौफ क्यों पाया जाता था 11 अक्टूबर का? इसलिए कि इससे पहले पख्तूनों का जिरगा या उनकी मीटिंग्स और लोग जो हैं वो डिमांड कर चुके थे कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों से, इनफैक्ट पुलिस कह चुकी थी कि लकी मरवत से आर्मी की पोस्ट ख़त्म हो, इनकी जो दखल अंदाजी है वो ख़त्म हो, और फिर अफवाज पाकिस्तान या फ़ौज की जो पोस्ट हैं उन्हें लकी मरवत से विड्रॉ करना पड़ा। इसी किस्म की डिमांड्स और इलाकों से भी आ रही थी, तो धड़का बहुत ज़्यादा ये था कि कहीं ये जिरगा ये डिमांड न कर दे कि पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया से फ़ौज को आप बाहर निकाल लें, कहीं ये क्या ही ना दें कि अर्सवाइल फाटा जो है उसके मर्जर को हम नहीं मानते या अब इंडिपेंडेंट होगा, कहीं ये क्या ही ना दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी का मुतालबा करते हैं। तो इस किस्म की खौफ और परेशानी थी, जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर घबरा के, भौखला के संडे के दिन इन्होंने यूज़ किया
एंटी टेरर एक्ट 1997 के सेक्शन 11B को, और एक अजीबो गरीब किस्म का अहमकाना किस्म का इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया। कभी भी कोई रियासत अगर ज़िम्मेदार हो और उसमें ज़िम्मेदार लोग हों तो वो इस किस्म के नोटिफिकेशंस को इतनी जल्दी में और इतनी यानी हर्डली उसको कभी भी इशू नहीं किया जाता। ये चीज़ें रियासतें अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई कोई फ़ाल फंक्शनल रियासत एग्जिस्ट करती हो तो कभी भी इस किस्म का नोटिफिकेशन जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो इतनी पॉपुलर हो उसके बारे में आप इसको अचानक छुट्टी के दिन जो है इस तरह से इशू नहीं करते। और ये भी जहन में रखिए कि ये नोटिफिकेशन जब इशू हुआ उससे पहले अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया, उनसे मीटिंग हुई। अब जाहिर है कि अब इस पे क्या पर्दा डालना, ज़ाहिर है उनके साथ एक साहिब इक़्तिदार लोगों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के नतीजे में उसके बाद ये नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसे अली अमीन गंडापुर की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद चीफ मिनिस्टर ने अपने अल्फाज में उन्होंने ओन किया कैबिनेट के सामने, और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे जनाब बैरिस्टर सैफ उन्होंने भी उसको ओन किया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, फिर फौरी तौर पे अगले ही दिन हमने देखा कि मंडे को जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और नीम सरकारी जो एहलकार और ऑफिसर्स थे उनको कहा कि आप इस जरगे में, चूँकि अब ये पार्टी बैन हो चुकी है, इस जरगे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसे आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, किसी किस्म का आपके इसके साथ जो है वो रब्ता नहीं होगा। फिर ये भी कहा गया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के जो फैकल्टी हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पाकिस्तान के और कौम के ख़िलाफ़ है, मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचा रही है। बच्चे और स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह बड़े बेवकूफ़ होते हैं, तो उनको अक्लमंद कौन लोग हैं? अक्लमंद लोग सिर्फ पिंडी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिंडी से हुक्म आ गया है अक्लमंद लोगों का कि अब पख्तून बच्चों को ये बताया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, वो बच्चे होते भी नहीं है खैर, कि ये PTM जो है वो आपके मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ काम करिए। मतलब इससे ज़्यादा अहमकाना किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। और आप ये पिछले वीलॉग में इसकी तफसील सुन चुके हैं कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी जो है उसका इस्तेमाल रावलपिंडी इस्लामाबाद से होता है। और आज भी जो ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका मैं मज़ीद थोड़ा सा जिक्र करने वाला हूँ, इसके अंदर बरमला और बरजस्ता अली अमीन गंडापुर ने 2 दफ़ा, मैं तो अपने कानों पे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे लगा कि अली अमीन गंडापुर कोई स्टीरॉयड खा के आए हैं, कोई नई दवाई उन्होंने खाई, कोई नई उनमें हिम्मत पैदा हुई, और पिछले 2 दिनों से जो भी उनका मोरल डाउन था वो शायद ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगता है मुझे कि मंजूर पश्तीन ने कुछ जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की ट्रांसफरेंस कर दी है। यानी मंजूर पश्तीन से उन्होंने कुछ अपना एहतमाद और हिम्मत जो है उनकी बहाल हुई और उन्होंने बहाल हुई उनकी, और उन्होंने ये कहा कि ये वफाकी हुकूमत ने जो इंटरफेरेंस की है सूबे के अंदर ये अनएक्सेप्टेबल है, ये उन्होंने बड़ा गलत किया है। उन्होंने ये कहा कि इनके पास फेडरल ऑफिसर्स हैं, कानूनी इनका राइट ज़रूर है, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को, जिरगा जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मज़म्मत है। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, अगर ये रियासत आगे तरक्की करेगी, अगर ये एक मॉडर्न रियासत, डेमोक्रेटिक रियासत बनेगी और पनपेगी, तो आप देखेंगे कि किस तरह से 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूर होंगी। वो होंगी तो इसमें पता नहीं कोतर सौ किस्म की चीज़ें होंगी, लेकिन 2 चीज़ों की मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, अपनी डायरीज़ में लिख के रखें। एक तो ये जो ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी, IGP, जो कि वफाक जिनको कंट्रोल करती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर सूबे में अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और एग्जामिनेशन में आएगा और ये मैकेनिज्म को चेंज होना पड़ेगा। दूसरा, जो ये आर्मी से कैप्टन्स और कर्नल्स और मेजर्स जो हैं इनको सिविल सर्विसेज के अंदर भेजा जाता है, आर्मी खुद इनको सेलेक्ट कर लेती है, ये मुकाबले का इम्तिहान देते नहीं है, इनको भेज दिया जाता है और सारी उम्र ये कैप्टन, कर्नल और मेजर इनके नाम के साथ जो है रहता है और ये सिविल सर्विसेज के अंदर होते हैं। मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सब सीरियसली अंडर एग्जामिनेशन आएगी और ये चीज़ नहीं होगी। और एक दफ़ा अगर ये सिविल सर्विसेज में आएंगे तो इनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम दे के फिर इनका बाद में फ़ौज के साथ, GHQ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और ना ही इनको ये इजाज़त होगी कि इनके नाम के साथ कैप्टन और मेजर का टाइटल लगे। ये टाइटल इनका ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज अब ये सिविल ऑफिसर्स हैं और ये सिविल हुकूमत के मातहत हैं और इनकी जो मुलाकातें हैं ख़ास करके GHQ के साथ वो भी अंडर कंसिडरेशन आएंगी। अब देखिए, मैं ऐसी बातें करता हूँ जो लोग कहते हैं यार इसका दबाव ख़राब है कि किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ डायरी में लिख के रख लें कि ये चीज़ें जो हैं होने वाली हैं। अब आ जाए इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके मैं टुकड़े आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब तक शायद मैं अभी इसको इंसर्ट करता हूँ, बाद में मुझे नहीं पता, पहले दिखा चुका हूँ, अभी बाद में दिखाता हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस क्वाइट रीएश्योर्ड कॉन्फिडेंस ऑफ मंजूर पश्तीन। ये एक ऐसा शख्स है जिसको उर्दू भी हॉल्टिंगली वो बोलता है, उसको उर्दू पे कोई बहुत अबूर नहीं है। ये एक पश्तो स्पीकिंग आदमी है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके दोनों टुकड़े जो हैं वो PTI के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो आप क्लियरली देखते हैं कि मंजूर पश्तीन जो है वो उर्दू में इतना कंफर्टेबल नहीं है, वो पश्तो में जवाब देता है और जैसे ही ज़रा सा एक लफ्ज़ उसके सामने पश्तो का बोला जाता है वो फौरी तौर पर पश्तो में चला जाता है और पश्तो में उसका वो जवाब देता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, हमें बताएं, तो वो अपनी मखसूस जो उसकी उर्दू है उसमें वो कहता है कि जिरगा पश्तूनों का हो रहा है
ادھر ہی ہو رہا ہے جہاں ہونا ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ پختونوں کا جو جرگہ ہے وہ اپنے ہی مقام پر اپنے وقت کے مطابق وہاں پر منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے بھی پختونوں نے جتنے جرگے کیے ہیں پرامن طریقے سے کیے ہیں، اپنی اسی روایات پر۔ اس کی آواز میں بڑا اس کو کنٹرول ہے الفاظ کے چناؤ کے اوپر، لیکن آپ اس کے اندر وہ جو فاتحانہ سینس آف کانفیڈنس اور سینس آف وکٹری ہے وہ اس کی آواز کے اندر کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ادھر ہی جرگہ ہونا جہاں تھا جمرود میں وہیں پہ ہوگا، سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اچھا ٹورڈز پھر اس کے بعد پشتوں میں کانورزیشن شروع ہو جاتی ہے، یا آپ جائیں پاکستان پی ٹی آئی آفیشیل کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ایک 4-5-6 منٹ کی 6 منٹ کی ویڈیو ہے، دوسری 7-8 منٹ کی ویڈیو۔ اس کے بعد اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کو ان لوگوں کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ منصور پشتین جو ہے وہ بہت سیریسلی یہ کہتا ہے کہ بہت اس کو افسوس ہے کہ نوجوانوں کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے، آپ کو کاز کے لیے دینی پڑتی ہے، لیکن پھر ادھر ہی نہیں وہ رکتا، اس کی منافقانہ بات پہ وہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ اس کا حساب ہونا ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ جو لوگوں کی لاشیں گرائی گئی ہیں اس کا جواب لوگوں کو دینا پڑے گا، اس کا بدلہ اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جتنے شہداء ہے کل کے شہداء تک ایک کا خون بھی پختون کام کسی کے لیے نہیں بخشے گا، اور سب کا حساب کتاب انشاءاللہ ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ ورڈز۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اسے پوچھا جاتا ہے، رپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کی تو پارٹی جو ہے پی ٹی ایم کو تو بین کر دیا ہے، تو اس پہ منصور پشتین کا پہلے تو ریئیکشن اس قسم کا ہے کہ جیسے سوال وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، بیکاز پھر وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے، چیف منسٹر کی طرف دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو جرگہ ہو رہا ہے، مطلب اب تو جرگہ ہو رہا ہے، مطلب اس کو پھر وہ منظور، پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور ہنسنے لگ جاتے ہیں، جس کو بڑی ڈیفینسو سمائلز ہوتی ہیں نا، وہ جو میرا خیال ہے جگجیت کی ایک غزل تھی، کیوں اتنا جو مسکرا رہے، کیا غم ہے، کیا ہے کیوں اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو، یعنی جہاں اس میں وفاقی حکومت کی اور جی ایچ کیو کی شکست ہوئی ہے گزشتہ 48 گھنٹے کے واقعات میں، جب انہوں نے دیکھا کہ پختونوں کا جو ریزولو ہے وہ کتنا سٹیلی ہے، وہاں ظاہر علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ریورسل کا سامنا کرنا پڑا، تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہاں پہ بالکل کہہ مار کے اسمائلز دے کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اب تو جرگہ ہو رہا ہے، اب اس کی کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، جرگہ ہو رہا ہے، جرگہ جب ہو رہا ہے تو کلا دم انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے، تو بلاک کر دے یہاں پر۔ دیکھیں یہاں میسج از کلیئر، آپ دیکھیں یہاں پر پہلے بین کیا گیا پارٹی کو سیکشن 11B کو استعمال کرتے ہوئے سنڈے کے دن، منڈے کے دن چیف سیکرٹری جو زار ہے خیبر پختونخوا کا، جو خیبر پختونخوا کو چلا رہا ہے، اس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جناب کوئی سرکاری نیم سرکاری جو ہے اس کے ساتھ نہیں تعلق رکھے گا، جرگہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بینڈ پارٹی، اب وہ جرگہ ہو رہا ہے۔ دس از واٹ منظور پشتین سیڈ، یہی چیز پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب تو جرگہ ہو رہا ہے، یعنی سب چیز ہوا میں اڑ گئی، وہ جو سیکشن 11B کا بین ہونا ہے، وہ جو انہوں نے اینٹی ٹیرر ایکٹ کو استعمال کیا تھا، ہوا میں اڑ گیا، وہ جو اسے کہتے ہیں چیف سیکرٹری نے اپنا بکواس نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم، یہ سرکاری ملازم تو اب سارے اس جرگے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ چیف منسٹر تو ساتھ کھڑا ہو کے اس کی کانفرنس کر رہے ہیں امن جرگے کی، تو آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں کا ریزولو ہوتا ہے، جب ان کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہوتی ہے، جب ان کو اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر حکومتوں کو پسپائی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ 48 گھنٹوں کے اندر اندر یا 72 گھنٹوں کے اندر اندر منظور پشتین اور پی ٹی ایم اور پختون ریزولو جو ہے اس نے پاکستان کی سو کالڈ وفاقی حکومت کو، جو شریف زرداری عاصم ٹولہ ہے، ان کو ڈیفینسو پہ مجبور کر دیا، اور علی امین گنڈا پور کو بھی تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ منظور پشتین سے مل گئی۔ یہاں میں ایک دو لفظ جو ہیں وہ جرگے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر مجھے ایک فیلنگ ہوئی ہے جب میں ساری ڈیولپمنٹس دیکھ رہا تھا، یہ فیلنگ ہے، میں آپ سے فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں لوگوں کے پاس اس طرح کے کوئی انفارمل، ٹریڈیشنل، کسٹمری، ہسٹورک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، یقیناً رہے ہوں گے، انگریزوں کے آنے سے پہلے پنجاب میں بھی ٹرائبل کلچر رہا ہے، وہاں پر یقینی طور پہ جرگے کا کسی اور چیز کا ایسا تصور ضرور رہا ہوگا پنچایت کا، جس میں گاؤں کے لوگ یا چند قصبوں کے یا گاؤں کے دیہات کے لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی سوشل، پولیٹیکل یا کلچرل ایشو پہ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہوں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلونیل انٹرفیرنس کے بعد، اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ پنجاب کے اوپر جو بیرونی تسلط ہے وہ تقریباً 10ویں صدی سے شروع ہو گیا، پہلے سینٹرل ایشینز کا، ان وارلارڈس کا، یہ سارے جو منگول
आए हैं और ये जो मुगलिया सूबेदार होता था, ये बुनियादी तौर पे इसको आप सेंट्रल एशियन वॉरलॉर्ड्स की कंटिन्यूएशन के तौर पे देखते हैं, जो 9वीं 10वीं सदी से शुरू हो गई। और पंजाब में कभी पंजाबियों की अपनी हुकूमत खा ही रही है। आदीना बेग एक कैरेक्टर रहे हैं मेरे ख्याल 18वीं सदी में, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए पंजाब पे खुद से रूल किया था। या फिर सिखों के जो 60 बरस हैं, जो कि 19वीं सदी के आखिर में शुरू होते हैं, 18वीं सदी के आखिर में शुरू होते हैं और 19वीं सदी के वस्त तक चलते हैं, जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी उनको शिकस्त देती है। तो वो एक पंजाबी रूल है पंजाब में। अदरवाइज़ पंजाब पे हमेशा बाहर से बैरूनी तसल्लुत रहा, बाहर के लोगों ने आके रूल किया। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये शक गुजरता है, क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ रिसर्च, और ये फाइन ट्यून किस्म की रिसर्च है, उड़ती जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक बातें कर देते हैं, उस किस्म की रिसर्च की है यहाँ पे नहीं हमें हेल्प कर सकती। यहाँ पे हमें ज़रा डीपर किस्म की रिसर्च चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के अपने जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे 2000 साल से 1500 साल से पहले से, वो सारे तितर बितर हो चुके हैं, और उनके पास जिस तरह से पश्तूनों का ये जिरगा है जिस पे वो हिस्टोरिकल कंसेंसस उनका है कि, और ये एक तरह की बड़ी डेमोक्रेटिक किस्म की चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि हमारे सामने एक मसला है, हमारे सामने मसाइल हैं दहशत गर्दी के, हमारे अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, हमें इकट्ठे होना है एल्डर्स को, और एल्डर्स को बैठ के हमें एक कंसेंसस पैदा करना है अपने मसाइल का। क्या खूबसूरत बात, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सो उन्होंने अपनी चीज़ जो है वो मनवा ली है। हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है। जो चीज़ हमारे सामने हुई है, ये जो जरगा, ये जो मीटिंग हुई है, जो कल का ग्रैंड जरगा था, ऑफिशियल सरकारी ग्रैंड जरगा हुआ अली अमीन गंडापुर के दरमियान में और फैसल कुंडी और मोहसिन नकवी के दरमियान, जिसमें मोहसिन नकवी जो हैं वो इस्लामाबाद से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उसके बाद ये जो सुबह मीटिंग हुई है अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन और PTM के दरमियान में, इसमें हमें ट्रेड ऑफ क्या नज़र आता है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में, ख़ास करके रावलपिंडी में, कि पता नहीं ये 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन और PTM वाले क्या डिमांड कर बैठेंगे। कहीं यही ना कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा की आज़ाद होना चाहिए, कहीं यही ना कह दें कि ट्राइबल एरियाज़ को आज़ाद होना चाहिए, मर्जर को नहीं मानते, कहीं ये ना कह दें कि आमी तमाम एरियाज़ में हमारे ट्राइबल एरियाज़ में से निकल जाए। तो इन्होंने अली अमीन गंडापुर को यूज़ किया है एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन के लिए, और मुझे अब उम्मीद यह है कि ये जरगा बहुत शोर मचाएगा, इसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बातें की जाएंगी, नारे भी मारे जाएंगे, यहाँ बहुत लोग नारे मारेंगे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बहुत सख्त बातें की जाएंगी। लेकिन यहाँ उस किस्म की कंक्रीट डिमांड्स नहीं सामने आएंगी जिस किस्म की डिमांड्स का जनरल साहिबान को, GHQ को या ISI को उसका ख़तरा था। ये चीज़ हासिल की है उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल करके। मैं समझता हूँ कि दरमियान में उन्होंने यबड़ियाँ मारी हैं खौफनाक किस्म की, और ये यबड़ियाँ मारने में ये हमारे जो इदारे हैं ये कमाल करते हैं। खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दफ़ा 144 इन्होंने लगाई, और जिसके नतीजे में वहाँ पर जो फायरिंग हुई, वो फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो फायरिंग इनका प्लान हरगिज़ नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझते हैं कि इनको फायरिंग वो एरियाज़ में नहीं करनी, लेकिन वहाँ पर हजूम इतना बेकाबू होगा और इतने गुस्से में होगा कि वहाँ फायरिंग इनको करनी पड़ गई, जिससे 4 लोग, मैं पहले 3 कहता रहा, लेकिन अब खुद कहा है खैबर पख्तूनख्वा के CM ने कि 4 लोगों की हलाकत हुई है और 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी। इस वाक़े ने इनको हला के रख दिया है, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि ट्राइबल बेल्ट इज़ आर्म्ड टू टीथ। हर बच्चा 14-15 साल से ज़्यादा उसके पास अपनी एक ऑटोमेटिक किस्म की बंदूक के गन जो है वो पाई जाती है। तो उनको एहसास हुआ है कि ये सूरत हाल हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो ये इन्होंने इसका रेजोल्यूशन किया है, और ये मेरा एक एनालिसिस है इन एडवांस। अब फिर इस पर क्वेश्चन है कि अली अमीन गंडापुर को क्या मिला? मंजूर पश्तीन को उनका जिरगा मिल गया, वो जिरगा करेंगे, ठीक है, जिरगे का नाम बदल दिया, लेकिन जिरगा उधर ही है, ये मंजूर पश्तीन ही का जिरगा है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पार्टिसिपेट कर रही है, सब लोग आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को क्या मिला? ये एक मौमा और मिस्ट्री है कि अली अमीन गंडापुर की सैटरडे और संडे की जो मुलाकात है भाई लोगों के साथ, फौजियों के साथ, इदारों के साथ, उसका नेट आउटकम क्या है, इसके बारे में सैकड़ों स्पेकुलेशंस अब तक हो चुकी हैं। मेरा दिल ये नहीं मानता, मैंने एक ट्वीट भी किया उर्दू में चंद घंटे पहले, मेरा दिल और मेरा दिमाग ये नहीं मानता कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ दगाबाजी कर सकता है, उसे बेट्रे कर सकता है। गो जो सर्कमस्टेंसेस और डिटेल्स हमारे सामने हैं वो आप सब देख रहे हैं, और आप में से भी बहुत से लोग गुस्से के कमेंट्स कर रहे हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, बड़े डिजेक्टेड हैं। लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग, दिल मेरा इसलिए नहीं मानता कि मुझे लगता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर, जिसका इतना साथ है इमरान खान के साथ और जिसकी तमाम तर सियासी हैसियत जो है वो इमरान खान की वजह से है, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को सडनली इस तरह से बेट्रे कर सकता है। ठीक, अच्छा, लेकिन दिमाग भी मेरा नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर की सूरत हाल गुज़श्ता 72 घंटों में जितनी नाजुक हो चुकी है, इस नाजुक सूरत हाल को
से बचाना किसने है, उसको निकालना किसने है। अली अमीन गंडापुर को अगर सियासी तौर पे बेल आउट करना है तो इमरान खान के एक जुमले ने करना है, और अगर इमरान खान का एक जुमला कल परसों जब भी उनकी मुलाकात होती है रिपोर्टर्स के साथ, लोगों के साथ, एक जुमला भी अली अमीन गंडापुर के बारे में नेगेटिव आएगा तो अली अमीन गंडापुर की सारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा दिल भी इस चीज़ को देख रहा है, मेरा दिमाग भी देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दापोशी है, जिस तक के हक़ाइक़ तक मैं, बाकी व्लॉगर, सोशल मीडिया, ट्विटराटी क्राउड, सारे लोग जो हैं वो पहुँच नहीं पा रहे। यहाँ कुछ न कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ न कुछ ले दे है जिसको माना नहीं जा सकता, और उसको मानना जाना जो है वो वाइज भी नहीं है। और इमरान खान की जो गुमशुदगी और नज़रबंदी और बिल्कुल एक डिनायल ऑफ एक्सेस है, उसका भी इसी पूरी सूरत हाल के साथ कोई ताल्लुक़ है। और ये और चंद दिनों में हमें ये सूरत हाल हम तक क्लियर होगी। इस स्टेज पे हम सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये मुझे इसके हवाले से बात समझ आती है। क्विकली 2-3 और चीज़ों को टच अप ऑन कर दूं। एक तो इसी तनाज़र में जो मैंने अली अमीन गंडापुर की, मंजूर पेशीन की है, गंडापुर को क्या मिला, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए कि गुज़िश्ता 12, 14, 15 घंटों में जो दिन ख़त्म हुआ है पिछला, उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हाउस पहुँचते हैं और वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात करते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं, उसके अंदर और उनके साथ बहुत से लोग हैं, एहसन इकबाल साहब वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं, और मेरा ख्याल है वहाँ पे परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद है। परवेज़ रशीद एक ऐसे लीडर हैं PMLN के जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ दोनों का एतमाद रखते हैं और दोनों के साथ बड़ी सख्ती से बात कर सकते हैं। तो वो आजकल बड़े लोग ही हैं लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जावेद अब्बासी हैं, और बहुत से लोग हैं बिलावल भुट्टो के साथ। उसकी जो सॉरी मैंने गलत बिलावल भुट्टो कह दिया, आई एम सो सॉरी, ओहो आई एम सॉरी, बिलावल जरदारी मैंने तहैया किया हुआ है कि मैंने इस शख्स को बिलावल भुट्टो नहीं कहना, बिकॉज इसमें भुट्टो नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर बिलावल जरदारी और नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे, ठीक। अब बिलावल जरदारी जो हैं और उसके बाद जो उसकी खबर लगाई जाती है, खबरें तो लगाई जाती हैं, तो खबर ये लगाई जाती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान में बड़ी डिस्कशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में, और फैसला किया है कि बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। और उसके बाद अखबारी रिपोर्ट्स गोज़ इनटू सेक्शन आफ्टर सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी है ये, और लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन और डेड लाइन ये नहीं दे सके। इसकी क्या वजह है, ये सोचने की बात है, बिकॉज ये तो तुले हुए थे, इन्होंने तो आज से बहुत दिन पहले, बिकॉज अब हम खड़े हैं 11 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर की तारीख भी तलवार लटक रही है ऊपर, तो ये तो फौरी तौर पे इससे फारिग होना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है ये लटक गई है। और जो लोग ये अब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ, जो अवाम निकले, जिस तरह से डी चौक में पहुँचे और 3 दिन वहाँ लड़ाई होती रही, और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से 20-25-30 हज़ार लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए थे, निकलसन की पहाड़ी तक, और पूरे पंजाब में एक मुतहरिक, एक मूवमेंट थी, एक मोबिलिटी थी। उसका नेट रिजल्ट यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, वो अब तारीख़ का एक हिस्सा बन चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वो जो 50 एक्स जुडिशल ऑफिसर्स की पिटिशन आई हुई है एपेक्स कमेटी के सामने, वो भी लगी जानी है सूनर और लेटर। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट से जाना तो खैर चले पहले ही ठहर चुका था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को हेड करने वाली बात भी उनकी जो है वो अब हवा में उड़ चुकी है, वो नहीं उसको हेड करेंगे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी अंडर द सर्कमस्टांसेस? मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं आएगी। हर चीज़ के आने के लिए कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं आएगी, एक पैकेज ज़रूर आ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ उनको स्वीटनर के तौर पे दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस स्टेज पे एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ जाए, जिसका चीफ जस्टिस और जिसका वो भी रिटायर्ड जज हो, उसके अंदर बाकी सारे क्रोनीज भरे हुए हों रिटायर्ड, मुझे ऐसी कोर्ट बनते हुए नज़र नहीं आ रही। अब एक और जो आज डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आएगी तो उसकी डिटेल्स आई एम श्योर कि हमें कुछ उसकी अच्छी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलेंगी। जब सलमान अकरम रैदा जैसा इंतहाई सक्सेसफुल टैलेंटेड वकील जो है अपने आर्गूमेंट्स के साथ पेश होगा और पेश हो चुका होगा इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के सामने इमरान खान तक एक्सेस के लिए कि नौरीन नियाजी जो उनकी बहन है उन्हें कम से कम एक्सेस दी जाए अलॉन्ग विद दी लॉयर्स ऑफ इमरान खान। तो मैं समझता हूँ उस पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी कि वो बहस से कुछ ना कुछ हमें समझ आएगा कि चीफ जस्टिस जो हैं उस पर क्या पोजीशन लेते हैं। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है वो पिंडी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आखिर में मैं आपको छोटा सा शॉर्ट दिखाता हूँ कि कैसे नौरीन नियाजी अदालत के बाहर जब हैं तो वहाँ पर नारेबाजी किस किस्म की है, कितना उसमें जोश व खरोश है, और वो कहाँ इमरान खान के हवाले से, अपनी बहनों के हवाले से क्या बात करती हैं। और साथ ही वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि इमरान खान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं बहनों को गिरफ्तार करके, जिनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया। आई अपोलोजाइज़, मैंने पिछले वीलॉग में कह दिया था कि उनको रिलीज़ कर दिया, पता नहीं क्यों मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी थी, लेकिन वो अभी उनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया। उसी हवाले से वो कमेंट भी करती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि इन तमाम चीज़ों का नतीजा इन दी एंड ठीक निकलेगा। छोटा सा शॉर्ट भी आपको दिखाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। को एक चक्की में रखा हुआ खान साहब को,
اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دیا کہ کوئی جو مشقتی پاس بیٹھے بات نہیں کر سکتا. کو خوف ہے, یہ نہیں چاہتے کہ یہ خان صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ان کو خوف ہے.